हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में। गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एक्ट को फ्रॉम फर्स्ट एक्ट प्रोविजन टू लास्ट एक्ट प्रोविजन, दैट मीन्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 167। टोटल इस एक्ट में 167 सेक्शंस है। इस एक्ट को टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमारे सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 56 तक है, 55 सॉरी, सेक्शन 1 टू सेक्शन 55 तक पार्ट 1 में दे रखा है। हम लोग इस एक्ट को चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग कवर अप करें ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं होगी और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस वीडियोस की शेड्यूल्स को देख करके आप इजीली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को इजीली लर्न कर सकते हैं और इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 में सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 को। तो सेक्शन 1 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 1 ऑलमोस्ट सभी को जो बेयर एक्ट पढ़ते हैं या पढ़ी होगी तो सभी को पता होगा। सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और उसका कमेंसमेंट बताता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है फर्स्टली जो एनफोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को आया था इंडिया में, और ये एक्सटेंड करता है टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सेकंड जो इसका सेक्शन सेकंड है वो रिपेल्ड सेक्शन है। देन वी विल स्विच ऑन सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारी बात करता है अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में। तो आई विल यूज माई बेयर एक्ट टू रिमेंबर दी डेफिनेशंस। ओके, सो सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमारा बताता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में फर्स्ट थिंग आती है हमारी कोर्ट। कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है बेयर एक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के। तो कोर्ट क्या होता है? व्हाट इज कोर्ट? तो कोर्ट इंक्लूड करता है मजिस्ट्रेट को, जजेस को और ऑल पर्सन्स को एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर जो लीगली ऑथराइज्ड होती हैं एविडेंस लेने के लिए। दैट मीन्स कोर्ट का क्या मतलब हुआ? तो कोर्ट इंक्लूड करता है सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट और सारे वो पर्सन जो लॉ के द्वारा ऑथराइज किए गए हों टू टेक द एविडेंस, एविडेंस लेने के लिए, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़कर? आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर। नाउ वी विल स्विच ऑन सेकंड डेफिनेशन कम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यानी जो भी हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम देख रहे हैं, ये सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर में आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन फैक्ट के बारे में है। फैक्ट में हमारी दो चीज़ें आती है। फैक्ट फर्स्ट थिंग तो हमारी ये डिफाइन करता है कि कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन बिटवीन द थिंग्स विच कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड बाय सेंसेस, ह्यूमन सेंसेस, या हम ये कह सकते हैं विच कैन बी इजीली परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस, जो ह्यूमन सेंसेस के द्वारा इजीली परसीव्ड किए जा सकते हैं। फर्स्ट उसे हम फैक्ट्स कहेंगे। सेकंड किसी भी पर्सन की मेंटल कंडीशन, ओके, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन ऑफ विच ही इज़ कॉन्शियस, मतलब किसी भी पर्सन की मेंटल कंडीशन के बारे में अगर यदि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो उसको डिस्क्राइब करता हो वो भी एक फैक्ट कहलाएगा। तो फैक्ट में हमारी दो चीज़ें आ गई। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स इन इशू। गाइज वेन एवर यू विल स्टडी अबाउट द फैक्ट इन इशू फ्रॉम द बेयर एक्ट, आई डेफिनेटली बिलीव that you will confuse in that definition whenever you will directly read the definition from the बेयर एक्ट। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फोकस से इसको स्टडी करा था डेफिनेशन को, एंड आई केम टू द पॉइंट कि फैक्ट इन इशू होता क्या है। सो आई विल डिस्क्राइब यू इन अ ईजी वे कि फैक्ट इन इशू किसे कहेंगे या किस फैक्ट्स को हम इशू में है ये कह सकते हैं। तो फैक्ट्स इन इशू अगर यदि हम बेयर एक्ट की डेफिनेशन से चले तो व्हाट इज फैक्ट इन इशू? तो फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट्स from which by itself or in connection with other fact। that means कोई भी ऐसा फैक्ट जो जिससे या तो उस फैक्ट के अकेले के द्वारा या इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, जो क्या एक्सप्लेन करता हो? जो एक्सप्लेन करता हो किसी भी थिंग के एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को। अगर यदि वो एग्जिस्टेंस है तो उसका नेचर क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है, किस चीज़ का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट, किसी की भी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी। तो इसको अगर यदि हम एक नॉर्मल वे में समझें, ये तो बेयर एक्ट की डेफिनेशन का नॉर्मल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब हम इसको
एक इजी वे में समझते हैं तो फैक्ट इन इशू हम उन फैक्ट्स को कहेंगे जिस फैक्ट्स के द्वारा किसी की राइट, किसी की लाइबिलिटी या किसी का डिसेबिलिटी, अगर यदि वो फॉलो करती हो, किस चीज़ को फॉलो करती हो, अगर यदि वो फॉलो करती हो कि किसी की भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी, चार चीज़ों को फॉलो करती हो। वो चार चीज़ें क्या होंगी कि उसका एग्जिस्टेंस, फर्स्ट थिंग कि वो क्या वो एग्जिस्ट करती है, किसी की भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी। सेकेंड थिंग, क्या वो नहीं एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। थर्ड थिंग, अगर यदि वो एग्जिस्ट करती है तो उसका नेचर क्या है। एंड फोर्थ थिंग, उसका एक्सटेंट कितना है। अब हम इसको नॉर्मल वे में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए जो है बी के मर्डर का एक्यूज्ड है। अब फैक्ट्स इन इशू हम क्या कहेंगे, ए ने सेल्फ डिफेंस में बी को मारा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण, फर्स्ट फैक्ट इन इशू हो गया। दूसरा, ए का इंटेंशन और मोटिव था बी को मारने का। थर्ड, ए ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मर्डर्ड बी। अब इसमें राइट बताता है सेल्फ डिफेंस, मोटिव एंड इंटेंशन उसका बता दिया सेकंड थिंग में। थर्ड थिंग अगर यदि हम बात करें कि ए बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो ए की डिसेबिलिटी बता रहा है। अब ये राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी, तीनों चीज़ एक क्वेश्चन मार्क की तरफ रिफ़र हो रही हैं। ये तीनों चीज़ क्या क्वेश्चन मार्क बता रही है? क्वेश्चन मार्क ये बता रही है कि क्या उसका राइट वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, दैट मीन्स सडन ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण ए ने बी का मर्डर किया, ए ने अनसाउंडनेस के कारण मर्डर किया, तो क्या वो अनसाउंड था, उसका एग्जिस्टेंस था या नहीं था। पहली चीज़ था तो उसका नेचर कैसा था कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मारा, तो किस नेचर में उसने मारा। और उसका एक्सटेंट, मतलब उसकी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का एक्सटेंट कितना था। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उसके ड्रंकननेस के कारण हुआ या वो शुरू से ही अनसाउंड माइंड का पर्सन था। तो फैक्ट्स इन इशू में हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट्स इन इशू में हमारा आ जाएगा कि ए का इंटेंशन था मारने का, ए ने सडन प्रोवोकेशन के कारण बी का मर्डर किया, या ए का इंटेंशन है, मोटिव था मर्डर करने का। तो ये फैक्ट्स इन इशू की डेफिनेशन आ गई। अब हम लोग गाइस पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आई थिंक सभी के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि एविडेंस होता क्या है। तो एविडेंस की डेफिनेशन भी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दी हुई है। व्हाट इज एविडेंस? तो एविडेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक ओरल भी हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। नाउ वी विल फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स टू थिंग्स। फर्स्ट मीन्स एनी स्टेटमेंट विच द कोर्ट ought to be admitted, that means फर्स्ट हम बात कहेंगे कि एविडेंस क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको कोर्ट अलाउ करती है, दैट मीन्स एनी स्टेटमेंट विच द कोर्ट अलाउज और बिलीव्स इट टू बी एडमिटेड बाय व्हाट, बाय विटनेस। अगर यदि हम बेरेक की डेफिनेशन से समझें, एविडेंस मीन्स व्हाट, एविडेंस मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स, वो सारे स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट, जिनको कोर्ट परमिट करती है और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। वो स्टेटमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, ओरल एविडेंस कहलाएंगे। सेकंड हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्दर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो फर्दर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए प्रोड्यूस्ड किए गए हैं, उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। तो ये हमारी एविडेंस की डेफिनेशन हमारी खत्म हो गई। बाकी स्मॉल डेफिनेशन है, आई थिंक आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रूव्ड, तो कोई भी फैक्ट अगर यदि हम प्रूव्ड कहलाना है, दैट मीन्स कोर्ट उस पर बिलीव करता है दैट इट एग्जिस्ट। और उसको हम एक्सटेंड करने के लिए डेफिनेशन को ये भी लिख सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन बिलीव करेगा सर्टेन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में, उसी तरीके से कोर्ट भी उसी सर्कमस्टांसेस में, उन्हीं सिचुएशन में उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है ये बिलीव करेगी, तो हम कहेंगे कि वो फैक्ट हमारा प्रूव्ड है। सेकंड थिंग डिसप्रूव्ड, आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेरेक में से। जैसे प्रूव की डेफिनेशन में हमारा लिखा हुआ है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। इसका ये मतलब मैंने पहले आपको समझा दिया, बाद में मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ। प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है कि कोर्ट एग्जिस्ट कर बिलीव करती है कि वो फैक्ट हमारा एग्जिस्ट करता है। सेकंड थिंग डिसप्रूव्ड, यानी कोर्ट बिलीव करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नॉट प्रूव्ड, दैट मीन्स कोई भी ऐसा फैक्ट है ना तो वो प्रूव्ड किया गया है या ना ही वो डिसप्रूव्ड किया गया है, तो उसको हम नॉट प्रूव्ड फैक्ट कहेंगे।
ओके। एंड सेक्शन 4 हमारा बात करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो मे प्रिज्यूम मीन्स व्हाट, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जब भी हमारा प्रोवाइड किया गया है, दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम ए पर्टिकुलर फैक्ट, दैट मीन्स कोर्ट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड until it is disproved और may call for proof of it। यानी मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि जब भी इस एक्ट के द्वारा किसी भी फैक्ट को ये बताया गया है कि ये कोर्ट इस फैक्ट के लिए प्रिज्यूम करेगी, दैट मीन्स कोर्ट दो चीज़ कर सकती है, या तो उस फैक्ट को प्रूव्ड कंसिडर करेगी या उसके लिए हमारा प्रूफ के लिए उसको कॉल करेगी। सेकंड थिंग होती है शेल प्रिज्यूम, जब भी इस एक्ट के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया है कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम ए पर्टिकुलर फैक्ट, दैट मीन्स द कोर्ट shall consider a fact to be proved until and unless it is disproved। एंड थर्ड थिंग हमारी आती है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कोई भी ऐसा फैक्ट इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया है कि ये फैक्ट जो है अदर फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है। एंड इन केस वन फैक्ट इज प्रूव्ड इन द कोर्ट, देन द कोर्ट बिलीव्स द अदर फैक्ट टू बी प्रूव्ड। और जो सेकंड फैक्ट है उसके लिए डिस्प्रूव्ड के लिए जो भी हमारे रिगार्डिंग अदर फैक्ट्स होंगे उनका एविडेंस को क्लोज कर देगी, मना कर देगी लेने से। कंक्लूसिव प्रूफ, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट to be conclusive proof of another, the court shall on the proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। ये बेयर एक्ट की डेफिनेशन। नाउ हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 से सेक्शन 16 तक, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताता है। सो गाइस टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।